Hello friends, we are here for discussion basic syllabus of physics related to 11th class। जैसा कि हम जानते हैं कि 10th के बाद जब 11th में आते हैं तब हम फिजिक्स सब्जेक्ट चूज करते हैं जो कि जनरली स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। सो हम यहाँ पे उसको एक ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो 10th तक हम क्या करते थे? 10th तक हम कलेक्टिवली एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, साइंस। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के डिफरेंट ब्रांच देखेंगे। ओके, एंड उन डिफरेंट ब्रांच में से हम लोग यहाँ पे मेरे वीडियोस में मैं फिजिक्स के बारे में डिस्कस करूँगी। स्टार्ट हम 11th से करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग 11th 12th का सिलेबस कवर करेंगे। तो हम लोग CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओके, कि साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है। बिकॉज एज वी नो, हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ में एंटर हो रहे हैं, हम एक फिजिक्स वर्ड में एंटर हो रहे हैं, तो हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम जहाँ जा रहे हैं, हम जिस चीज़ को पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या है, किस चीज़ को वो अपने अंदर इन्वॉल्व किए हुए हैं। ओके, क्या क्या टॉपिक उसके अंदर है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी टाइप लेक्चर तैयार कर रहे हैं। इसमें हम जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स हमारी सोसाइटी के साथ कैसे रिलेटेड है, अदर ब्रांचेस के साथ कैसे रिलेटेड है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक सी टर्म देखेंगे, बेसिक से कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ओके, उसके बाद हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम 10th तक पढ़ते थे, क्या साइंस, हम एक कलेक्टिवली वर्ड पढ़ते थे ना, एक सब्जेक्ट पढ़ते थे साइंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, साइंस वर्ड का मतलब क्या है? साइंस एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो, कि आपको क्या करना है, आपको कोई भी फिनोमेना कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपको जानना है। तो वो किसके अंदर इंक्लूड कर दिया हमने? साइंस के अंदर कर दिया। संस्कृत में जो साइंस होता है उसको हम विज्ञान बोलते हैं। संस्कृत में हम साइंस को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं, जिसका मतलब है नॉलेज। जिसका मतलब है नॉलेज, कि हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हमने किस कैटेगरी में रख दिया? साइंस में। हमें पता है कि जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है वो हमेशा क्यूरियस रहता है चीज़ों के बारे में। हम लोग हमेशा से जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है वो हमें अफेक्ट करता है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे अराउंड अगर कोई भी फिनोमिना हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, और वो उसी मेथड से क्यों हो रहा है, किसी और तरीके से क्यों नहीं हो रहा। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म में साइंस वर्ड को डिफाइन करना चाहूँ तो साइंस क्या है? साइंस कलेक्शन ऑफ नॉलेज है। साइंस क्या है? कलेक्शन ऑफ नॉलेज विच इज कलेक्टेड आइदर थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि अगर मैं साइंस में बात करूं तो दो तरह से चीज़ें हो सकती हैं। या तो हम क्या करें, पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, वो कैसे हो रही हैं, क्या फिनोमिना हो रहा है, उस चीज़ को हम पर्टिकुलरली एक ऑब्जर्वेशन करें, वहाँ से डाटा कलेक्ट करें और उस डाटा को एनालिसिस करें। सेकेंडली क्या हो सकता है कि हम लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को डिफाइन करें थ्योरेटिकली, एक थ्योरी प्रपोज करें। तो जो नॉलेज आइदर ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंटल, जैसे भी वो नॉलेज मिलती है उसको हमने किस में रख दिया? साइंस में रख दिया। अब इतने सारी चीज़ें हो रही होती है कि हम उन्हें एक सिंगल उसमें नहीं कवर कर सकते थे, तो हमने क्या किया? साइंस को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया।
हमने क्या किया, जो साइंस थी उसको हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी लेके चलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में जो डील करेगी साइंस की ब्रांच, उसको हमने क्या नाम दे दिया, फिजिक्स। जो ब्रांच साइंस की केमिकल्स के बारे में देखी, कोई केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको जो रिएक्शन है उसको प्रोसीड करवाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो वो सब कौन सी फील्ड में आ जाएगा, हमारी केमिस्ट्री में आ जाएगा। और एज वी नो, जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, बायो में हम क्या करेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो बॉटनी में पढ़ लो चाहे जूलॉजी हो, मतलब जितने भी लिविंग प्रोसेस है उनके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, बायो में पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो क्या करो, पहले ऑब्जर्वेशन करो, डाटा कलेक्ट करो और उस डाटा को क्या करो, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दो, या फिर पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, रिजल्ट्स निकालो और उन रिजल्ट्स की एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन तैयार कर दो। ओके, हमने क्या बोला कि हमारे पास बेसिकली 2 चीज़ें हैं, या तो हम क्या, इन दोनों का हमने नाम दे दिया कि एक को तो हमने नाम दे दिया साइंटिफिक, क्या, साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक थ्योरी। ओके, तो साइंटिफिक मेथड में हम क्या करेंगे, पहले हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से हम क्या करेंगे, डाटा उठाएंगे और उस डाटा को एनालिसिस करके हम क्या देंगे, थ्योरी देंगे। ओके, उस डाटा को हम एनालिसिस क्या करके हम क्या देंगे, थ्योरी देंगे। और साइंटिफिक थ्योरी में क्या होगा, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन से हम सबसे पहले एक थ्योरी प्रिपेयर करेंगे, एक थ्योरी प्रपोज करेंगे कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हो सकती हैं, एंड उस थ्योरी को फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। ओके, और अगर ये थ्योरी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाती है तो उसके बाद ये फिजिक्स में या साइंस में एज ए लॉ इंक्लूड हो सकती है। ओके, तो या तो पहले एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म कर लो फिर थ्योरी दे दो, या फिर पहले थ्योरी दे दो फिर एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म कर लो। और ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़, एक ही मेथड से चले हैं हम, फिजिक्स में या साइंस में। मैं कलेक्टिवली बोलूँ तो साइंस में ऐसा हुआ है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनमें पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास जिनमें पहले थ्योरी प्रपोज की गई थी। ओके, सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ऐसे एग्जाम्पल हमें हमारे सामने हम देखते जाएंगे। अब हमारा मेन फोकस कहाँ है, फिजिक्स पे है। हम लोग फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसके स्कोप, उसके रिलेवेंस देखेंगे हमारी सोसाइटी के साथ। सबसे पहले फिजिक्स चीज़ क्या है, ओके, फिजिक्स का मतलब क्या है। देखो, फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है नेचर, जिसका मतलब क्या है, नेचर। तो बेसिकली कि फिजिक्स में हम क्या करेंगे, जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार हो या फिर सनराइज सनसेट के टाइम उसका रेड कलर हो, तो ऐसे जो नेचुरल फिनोमिना हमारे चारों तरफ हो रहे हैं हम उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे थ्रू फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ बेसिक्स लॉ हैं जिनके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, हमारी टर्म्स को, हमारी चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आल दो ठीक अब फिजिक्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। ओके, क्योंकि फिजिक्स में भी काफ़ी ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम इकट्ठा नहीं रख सकते थे, तो हमने क्या किया, फिजिक्स को भी अलग अलग करेक्टराइज कर दिया, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी ऐसे ही बना है कि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे फिनोमिना थे तो हम उनको ऑर्गेनाइज कर देंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये वाली चीज़ें अच्छे से समझ आती रहेंगी। अब देखो, हमारे पास 2 टर्म है, एक तो है मैक्रोस्कोपिक, एक तो है मैक्रोस्कोपिक एंड सेकेंड इज माइक्रोस्कोपिक।
टाइम पीरियड के बिहाफ पे फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स को दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। आप लोग हायर क्लासेस में, मास्टर्स में या मतलब तब आप क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ोगे। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक चीज़ों के साथ डील करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के साथ डील करते हैं। ओके, मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है कि इस क्लासिकल मैकेनिक्स में जो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं उनका क्या होता है, एक फाइनाइट साइज होता है, एक ऑब्जर्वेबल साइज है जिसको हम इजीली देख पाते हैं। माइक्रोस्कोपिक में हम एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं। ओके, और इवन इससे भी नीचे न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, उनके साथ डील करने लग जाते हैं, तो इनका साइज बहुत कम रहता है। ओके, लाइक हमें पता है न्यूक्लियस का साइज कितना है, फर्मी में होता है, यानी अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड ऐसा कुछ रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, न्यूक्लियस, बहुत एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। उन सबको कहाँ इंक्लूड किया है, क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके, तो अब बात आती है कि फिजिक्स हमें क्यों पढ़नी है फिजिक्स। ओके, बेसिकली हमारे पास एक मोटिवेशन तो होना चाहिए ना कि हम लोग क्यों इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्यों डिफरेंट थ्योरीज दे रहे हैं। एज साइंस एक ओपन माइंडेड सब्जेक्ट है। ओके, कि इसमें किसी भी थ्योरी को आप ये नहीं बोल सकते कि ये फाइनल थ्योरी है, इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकते। हमें पता है अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आए तो वो इंक्लूड कर लेंगे, और वो इंक्लूड करने के बाद हमारी थ्योरी फर्दर मॉडिफाई हो जाएगी। ओके, सो साइंस क्या है, साइंस को आप एक पॉइंट पे आके किसी लोग को ये नहीं बोल सकते कि दिस इज फाइनल एक्सप्लेनेशन, मे भी हो सकता है उसमें कुछ और इंक्लूड हो जाए। तो जब हम इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं तो हमारे पास एक मोटिवेशन तो होना चाहिए ना, हम लोग क्यों कर रहे हैं इतना सब कुछ। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉट ओनली फिजिक्स, मैं ये बोल सकती हूँ कि साइंस की जितनी भी, ये जो हमने केमिस्ट्री बोली, बायोलॉजी बोली, ये जो सारी जो ब्रांच है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हम एक फाइन लाइन नहीं डिसाइड कर सकते कि ये फिजिक्स में आ गया, ये एक दूसरे में इंटरफेयर करेंगी ही करेंगी। ओके, कैसे देखते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स का कनेक्शन देखते हैं दूसरी ब्रांच के साथ कैसे होता है। मान लो कि हमारी फिजिक्स का कनेक्शन हम किसके साथ देखना चाहते हैं, हम बायो के साथ देखना चाहते हैं। ओके, कि लिविंग थिंग्स के लिए ये कैसे हेल्पफुल है। हमें पता है कि आज जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रूबरू होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हम एक्सरे, काफ़ी बार देखा होगा जब हॉस्पिटल में जाते हैं एक्सरे करवाते हैं। ओके, इसके अलावा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, डिफरेंट रेडियो, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, थेरेपी करते हैं ना, जिसमें क्या यूज होते हैं, डिफरेंट रेडियो आइसोटोप यूज होते हैं। ओके, और इन सब का जो ये हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जो हम आइसोटोप यूज कर रहे हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन हम कहाँ से निकालते हैं, फिजिक्स से निकालते हैं। एक्सरे किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, कौन सा रेडियो आइसोटोप हम यूज करेंगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से निकलेगी, फिजिक्स से। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से निकलेगी, हमारी फिजिक्स से। अगेन, अगर हम फिजिक्स का रिलेशन देखें किसके साथ, मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, मैथमेटिक्स के साथ तो बहुत गहरा कनेक्शन है फिजिक्स का। देखो, फिजिक्स में क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम थ्योरेटिकली इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैथमेटिकल फॉर्म में इजीली समझ सकते हैं। जितने भी लॉज हैं उनका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, एक मैथमेटिकल फॉर्म होती है जिससे वो चीज़ें इजीली एक्सप्लेन हो पाए। ओके, तो उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए, उस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हमें मैथ्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि मैथ है वो इनसेपरेबल है, किससे, फिजिक्स से। ओके, मैथ है क्या है, इनसेपरेबल है फ्रॉम फिजिक्स।
बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जिनको हम थ्योरी के या न्यूमेरिकल पोर्शन जो होगा उसको हम क्या करेंगे, मैथ की हेल्प से रिजोल्व करेंगे। सिमिलरली मैथ में भी काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जिनको हम क्या करेंगे, फिजिक्स की थ्योरी के बिहाफ पे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम फिजिक्स का रिलेशन देखना चाहते हैं किसके साथ, केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स के साथ डील करते हैं। केमिकल्स के साथ डील करते हैं इसका मतलब अगेन हम केमिस्ट्री में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एक्सरे डाइफ्रैक्शन परफॉर्म कर लिया, या फिर जो बैकबोन मानी जाती है केमिस्ट्री की दैट इज पीरियोडिक टेबल ना। और पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स अरेंज है वो किसके बेस पे है, एटॉमिक नंबर। किसके बेस पे अरेंज है, एटॉमिक नंबर। और एटम्स को हम किस में डील करते हैं, फिजिक्स में डील करते हैं। ओके, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जितनी भी ब्रांच है साइंस की वो आपस में एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ओके, तो अब बात आई ये तो कि रिलेशन की। अब डेली लाइफ में फिजिक्स का क्या यूज है, हमारी सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट। देखो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, लाइक टेलीफोन हो गया, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहे बस हो चाहे एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं, ये सब किस पे ऑपरेट करते हैं, फिजिक्स के लॉ पे ही तो ऑपरेट करते हैं। फिजिक्स का एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, हमारी लाइफ को ईजी कर रही है। ओके, सो एक कंफर्ट जोन में जाने के लिए, हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना पड़ेगा, और उनके बिहाफ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर हम अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स को समझना ही समझना पड़ेगा। ओके, अब जितने भी टेक्नोलॉजी है कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, जितने भी टेक्नोलॉजी है उनका बेसिक प्रिंसिपल है वो कहाँ से एक्सप्लेन होगा, फिजिक्स के बिहाफ पे एक्सप्लेन होगा। हमारे डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं, डिफरेंट लॉज दिए हैं, और उन थ्योरी के बिहाफ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी काम कर रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो बेसिक टर्म हमारे आती है फोर्स, आपने अपने डेली लाइफ में बहुत वर्ड यूज किया होगा, फोर्स। फोर्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ओके, अब बोलते हैं ना काफ़ी बार फोर्स मत करो, सो व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो फोर्स क्या है, अफर्ट्स। फोर्स क्या है, अफर्ट्स टू पुश और पुल। ओके, कि अगर हम किसी चीज़ को पुश करना चाहते हैं और पुल करना चाहते हैं, ओके, तो उसके लिए जो एफर्ट्स हम लगाते हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया, फोर्स। अब क्या होता है, हमारे चारों तरफ, हमारे अराउंड बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं। विस्कस फोर्स हो गया, ड्रैगिंग फोर्स हो गया, डिफरेंट टाइप की टेंशन होगी, सरफेस टेंशन। तो ये जो सारे फोर्स हैं, ओके, इन सब फोर्स को हम समझने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ फंडामेंटल फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। फंडामेंटल फोर्स का क्या मतलब है, फंडामेंटल मीन्स सबसे नीचे, अब इसके नीचे नहीं जा सकते आप। ओके, फंडामेंटल मीन्स कि देखो दो टाइप के फोर्स हैं, एक तो है हमारे पास ड्राइव, और एक हमारे पास क्या है, फंडामेंटल। ओके, ड्राइव्ड मतलब क्या है कि इनको हमने किसी और की हेल्प से ड्राइव किया है। ओके, किसी और की हेल्प से हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फंडामेंटल का मतलब क्या है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, ये बेसिक फोर्स है, और फंडामेंटल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव्ड फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हमारे इसमें, हमारे उस फिजिक्स में हमने 4 फोर्स को एज ए फंडामेंटल फोर्स की कैटेगरी में रखा है। ओके, कि देखो फंडामेंटल मीन्स, अगर हम फंडामेंटल फोर्स की बात करें कि हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, इसका मतलब इन चारों को एक दूसरे से ड्राइव नहीं कर सकते, इन चारों को एक दूसरे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनको एक्सप्लेन करने के लिए इनके अपने कॉन्सेप्ट हैं। ओके,
हम क्या कर सकते हैं, हम जो बाकी के फोर्स है उनको इन चारों में से किसी एक की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट फोर्स फंडामेंटल कंसिडर किया है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था कि दो बॉडी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन मान लो हमारे पास दो बॉडी है, एक का मास क्या है m1, एक का मास क्या है m2, और हमने मान लिया कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है r। ओके, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है r। तो इस सिचुएशन में ये जो दोनों मास हैं ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, और उस फोर्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, r क्या है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, m1 m2 क्या है, मास ऑफ टू बॉडीज, और यहाँ पे जो ये g है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, यूनिट का टेंशन मत लो, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सिस्टम एंड यूनिट पे होगा, उसमें हम यूनिट ड्राइव करना सीख लेंगे, तो ये बाद में समझ आ जाएगी। फिलहाल के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि जी यहाँ पे क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस फॉर्म देखो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया ना, तो हमने क्या किया, एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की हेल्प से समझाया। ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि मान लो जो दो बॉडी है जिनके बीच में फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं m1 m2, अगर इनका मास इंक्रीज करें तो हमारा फोर्स अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज नहीं हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हम दो बॉडी कंसीडर कर रहे हैं ना, एक मान लिया हैवी है, मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ कि m2 इज ग्रेटर देन m1, कि जो दो बॉडी थी उनमें से एक बॉडी का मास क्या है, ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, सेकेंड बॉडी के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली जो हैवियर बॉडी है वो फोर्स भी ज़्यादा एक्सर्ट करेगी दूसरे पे। तो मैं एक तरह से ये बोल सकती हूँ कि जो फोर्स लगेगा सेकेंड बॉडी से दैट इज आल्सो ग्रेटर देन फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी। ओके, तो सेकेंड बॉडी जो हैवियर बॉडी है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी दूसरी बॉडी पे। ओके, डोंट वरी, ग्रेविटेशनल का एक पूरा चैप्टर है अपना, तो हम लोग उसमें देखेंगे, उसमें इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारी अर्थ है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफर करती है। जितने भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर करते हो, ऊपर उछालते हो, वो सारी क्या होती है, वापस अर्थ की साइड आती है। उसका रीजन भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि आप जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की साइड जब हम उछालेंगे तो ऑब्वियसली उसका मास अर्थ से तो कम ही रहेगा ना। तो अर्थ का ज़्यादा मास होने की वजह से क्या होगा, वो फोर्स ज़्यादा लगाएगी, और फोर्स ज़्यादा लगाने की वजह से जो ये ऊपर वाली ऑब्जेक्ट है ये वापस से अर्थ पे ड्रॉप हो जाएगी। ओके, तो इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग। हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे जस्ट हम क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक्स को टच कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, तो सिर्फ हम समझ रहे हैं कि चीज़ें हैं क्या। ओके, तो चलो इसके कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स का पहला पॉइंट क्या बताते हैं हम, पहला हम ये बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ओके, हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। मतलब जब दो बॉडी जिनमें कुछ फाइनाइट मास है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट ही करेंगी, वो एक दूसरे को कभी रिपेल नहीं कर सकती। ओके, सेकंड क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स को वीकेस्ट फोर्स माना गया है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स को वीकेस्ट फोर्स माना गया है नेचर का। थर्ड हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये देखो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा हमारा फोर्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है।
ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स कंसिडर किया गया है। क्यों? क्योंकि जो ये फोर्स है ये हमेशा जो ये दो मास है ना, ये जो दो मास है इनको कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग ही ऑपरेट करेगा। ओके, जो दो मास है उन मास को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग ही ऑपरेट करेगा। तो इस वजह से हमने क्या बोल दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है। ओके, और अगर बॉडी बहुत ज़्यादा दूर है, अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, आर बहुत ज़्यादा है और आर बहुत ज़्यादा है तो अब क्या हो जाएगा, बहुत कम रहेगा ना। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि मास पे तो डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, डिस्टेंस पे इन्वर्सली है, और ये वीकेस्ट फोर्स है। आल्दो जितना भी हमारा यूनिवर्स है, जैसे अर्थ है वो रोटेट कर रही है अराउंड द सन, इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना इस एक पर्टिकुलर रोटेशन के लिए, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए कि मून है फिर वो अर्थ के राउंड रोटेट कर रहा है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, हम लोग देखेंगे आगे आगे कि क्यों हमने इसे वीक फोर्स का नाम दिया है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स। जो हमारा सेकंड फंडामेंटल फोर्स है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड फंडामेंटल फोर्स कौन सा है हमारा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगेन जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, डीके पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो एक न्यूक्लियस है, एक हैवी न्यूक्लियस है, उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस एक्स है वो किसी न्यूक्लियस वाई में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हैवी है बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो उस वजह से ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये एक और पार्टिकल अमिट करके एक स्टेबल फॉर्म में चला जाता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का स्टेबल में कन्वर्ट होना और साथ में एक साइड बाई पार्टिकल अमिट कर देना। ओके एक होता है बीटा डी। ओके, बीटा डी के क्या होता है, सिंपली ये समझ लो कि मान लो अगर एक न्यूट्रॉन है वो क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो देखो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव। अब हमारा एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, यानी जितना चार्ज यहाँ पे है ना उतना ही चार्ज क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना है, 0, यहाँ पे कितना है, +1, तो इसको हमें 0 करना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक -1 और होना चाहिए था ना, एक नेगेटिव पार्टिकल और होना चाहिए था, और इसका मतलब मैं क्या कर दूँ, राइट। तो अब क्या हो गया कि इस पे भी चार्ज 0 है और यहाँ पे भी चार्ज कितना है, 0 है, चार्ज बैलेंस हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा डीके। ओके, सिमिलरली मान लो एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, प्लस, इस पे कितना चार्ज है, 0। कंजर्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, बीटा पॉजिटिव डीके। ओके, फिर फर्दर जब इस पे काम हुआ तो हमें ये पता चला कि इनके साथ एक और पार्टिकल एमिट होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये एलिमेंट्री पार्टिकल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी को फॉलो करने के लिए क्या पाया कि यहाँ पे कुछ और पार्टिकल भी एमिट होते हैं जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ओके, इनको बेसिक पार्टिकल माना गया है कि इनका डिवीजन नहीं हो सकता। ओके, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल एमिट होते हैं। अब जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं इनके बीच का जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका मतलब ये कहाँ ऑपरेट होता है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल में ऑपरेट होता है। ओके, तो अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स की हम प्रॉपर्टीज देखें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी में हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है
ये अबाउट 10 पावर 25 टाइम्स स्ट्रोंगर है, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, एंड एक होता है हमारे पास फील्ड पार्टिकल। ओके, फील्ड पार्टिकल से हम क्या समझते हैं? हम ये मानते हैं कि जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ एक्सचेंज हुआ होगा, और वो जो एक्सचेंज हो रहा है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंटरेक्शन। तो वो जो पार्टिकल एक्सचेंज होंगे उन दोनों के बीच, उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम बोल देते हैं फील्ड पार्टिकल। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें हमारा फील्ड पार्टिकल रहेगा ग्रेविटोन। ओके, ग्रेविटोन। और इस केस में जो हमारे रहेंगे, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं, लेप्टॉन्स हो गए, मेसॉन्स हो गए। तो इनके बारे में जैसे मैंने बताया कि हम जब न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पिक्चर में आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड फंडामेंटल फोर्स। जो हमारा थर्ड फंडामेंटल फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ये चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में मिलता है। किसके बीच में मिलता है? चार्ज्ड पार्टिकल के। जैसा हमने क्या पढ़ा था ग्रेविटेशनल में, फोर्स को कैसे डिफाइन कर रहे थे? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इन द सेम वे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसको मैं F से डिनोट कर देती हूँ। यहाँ पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या था? दो मास के बीच में था, यहाँ पे क्या है? दो चार्जेस के बीच में है। इन द सेम वे जैसे ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ये भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि हमें पता है, हमने 10th में पढ़ा है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अगर ऑपोजिट चार्ज है तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों सेम चार्ज है तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। और अगर ऑपोजिट चार्ज है तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। ओके, सेम चार्ज ये प्लस प्लस भी हो सकते हैं और ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस जो फोर्स को है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इस फॉर्मूले के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। जैसे G यहाँ पे क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। वैसे यहाँ पे जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है हमारा? ये यहाँ पे कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहेगी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, फोर्स की न्यूटन होती है। आगे आने वाले चैप्टर में हम यूनिट्स पे डिटेल में काम करेंगे, तो वहाँ से आपको ये यूनिट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये परमिटिविटी है। ओके, बाकी और डीप में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ मैं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो